लोगों ने कल और इसके पूर्व जो मेहनत और परिश्रम किया है इस रेत खदान को बंद करने के लिए, उसके पक्ष में एक प्रयास है कि माइनिंग का एक ऑफिसर आकर के आप लोगों की धरातल पे और सर्वे किया, बंजर भूमि देखा, सूखे हुए कुओं देखा और उसने भी आश्वस्त किया कि आपके पक्ष में हम प्रतिवेदन बना करके और अधिकारियों को प्रेषित करेंगे जो उच्च अधिकारी हैं। कहा कि आपका जो अपने पक्ष में बात रखने का तरीका है वो अहिंसात्मक, ये बात हम भी लड़ाई को हिंसा के माध्यम से नहीं अभी तो अहिंसा के माध्यम, और अभी तक जो आपका सबका प्रयास रहा है वो अहिंसात्मक ही रहा, ये सराहनीय है। आगे भी इसके जागरूकता के लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्तर में प्रयास करना है कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन के साथ में जुड़ें और यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक होना चाहिए। हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके जो हमारे नदी से रेत उत्खनन हो रहा है और जिसकी वजह से जल का स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, उस बात को हम मजबूती के साथ में रख पाएँ। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि ये एक स्टेप है, इसके एक तरीका ये है कि हम दरी बिछा करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, क्योंकि कलेक्टर साहब को भी आंदोलन के बारे में लिखा जा चुका है। उसकी एक कॉपी अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष रखी जा सकती है कि जब तक आपका जिस प्रकार से बराज में आपने विभिन्न विभागों की टीम ला करके जाँच प्रतिवेदन बनवा के प्रस्तुत करके और आंदोलन वहाँ का जो रेत खदान है उसे रद्द किया है, उसी प्रकार से आज तो केवल एक माइनिंग की टीम आई थी और माइनिंग की टीम क्या माइनिंग का एक ऑफिसर आया हुआ था और उसने भी कुछ चीज़ें स्वीकार की, कुछ चीज़ों में अपनी बात कही कि भाई इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कृषि संबंधी जानकारी मुझे नहीं है। उसके लिए कलेक्टर महोदय को अपने सक्षम अधिकारियों से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाना होगा और इसके बाद ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आपस में बैठ कर के एक राय में हो कर के, और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसे शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से आप लोग चूँकि स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का, इकट्ठा होने का आपको मौलिक अधिकार है और नियमों का पालन करते हुए हमें करना चाहिए। दूसरी बात जो कहता हूँ कि जो बात हम कह रहे हैं हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कहे, कोई एक दो व्यक्ति हम तय कर दें कि भाई आप हमारी बात को करोगे, न्यायसंगत बात को करोगे, बात करने का तरीका भी नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। बस यही आप सबसे बात करना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति वही बात को बोलता है फिर दूसरा उसी बात को बोलने लग जाता है, फिर तीसरा क्लिप पड़ता है, तो जो एक व्यक्ति पहले बात कर रहा है उसकी बात बीच में रुक जाती है, दूसरा व्यक्ति जो बात कह रहा था अधिकारी ना इसकी बात समझ पा रहा, ना उसकी बात समझ पा रहा, ना उसकी बात समझ पा रहा। तो हम लोग व्यवस्थित अधिकारी जब आए भी तो हम सब व्यवस्थित बैठा लें, उनसे कह दें कि साहब आपको 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, 1 बाय 1 सबकी बात सुननी पड़ेगी और वो जबकि सबकी बात सुनेंगे तो सबको संतुष्टि भी होगी, आत्मिक संतुष्टि भी होगी। मैंने अपनी बात सक्षम अधिकारी के समक्ष रखा और उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना और सब अलग अलग प्रकार से बात करेंगे तो कई लोगों का अलग अलग अनुभव होता है। हमारा गांव, क्योंकि आप सब लोग पहले इसी खेतों से इतना धान उपजाते थे और ऐसी धान उपजाते थे जो ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी, गरुहन फसलें उगती थी, मतलब ज़्यादा लंबे समय की फसलें पक जाती थी, क्योंकि नदी के ताल के एकदम किनारे पे ये खेत थे और ये तो थी कि ये धान तो पक ही जाएगा, बाकी कहीं का पके अथवा ना पके। आज की स्थिति ये है कि पुकलेट मशीन से रेत आपका निकाल रहे हैं, 12-12, 18-18 फीट का रेता निकाल रहे हैं, तो नदी का तल इतना ज़्यादा हो रहा है कि नदी का बहाव इतना तेज़ हो जाएगा। 2 चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पानी का बहाव 2 गुना बढ़ता है तो उसके अंदर परिवहन की क्षमता 64 गुनी बढ़ जाती है। आप सोचिए, पानी का बहाव 2 गुना बढ़ा तो अगर वो अभी 1 किलो का पत्थर ढोने की क्षमता रखता था अर्थात बहाने की क्षमता रखता था, एक आदमी को बहा सकता था, तो 64 आदमी को बहा ले जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर जो रेत निकल रहा है उससे पानी का बहाव तेज़ होगा। जो लोग पैर रखेंगे, अभी तक भाई कोई कहता था मैं तो इस नदी को क्रॉस कर जाता हूँ, चाहे कितनी गहरी नदी हो, 1 फुट नदी हो तो भी, लेकिन जब इसका बहाव तेज़ हो जाएगा तो 1 फुट नहीं, आधा ही फुट पानी है, लेकिन बहाव तेज़ होने की वजह से वो भी बह जाएगा। सयाने थे अपने गांव में कि तो वो पानी में तैर इसलिए पा रहे थे क्योंकि आगे पानी ठेक लगा हुआ रहता था। एक दूसरी नदी जैसे बराज की नदी बहुत चौड़ी होती थी, लेकिन अगर 2 फुट पानी तो भी लोग क्रॉस कर जाते थे,
लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अगर पुराने अनुभव के आधार पर इस नदी में कोई पैर भी रखने का प्रयास करेगा तो उसके बह जाने से कोई रोक नहीं सकता। मवेशी बहेंगे, आदमी बहेंगे, लोग बहेंगे, और यही एकमात्र नदी, यही रास्ता है आगे के गांव और आगे के बस्तियों से जुड़े रहने का। तो आना जाना तो हमारा रहेगा ही। तो ये मुद्दे को भी हमें कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी है कि सर ये कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, एक नाला है और ये आबादी वाले क्षेत्र का नाला है। तो अगर इसको अपन रुकवाए नहीं और पुकलन मशीन से रेत का खुदाई बंद नहीं हुआ, वो भी कह रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा गैप छोड़ देती है जिसका लाभ उठा करके ठेकेदार पुकलन मशीन स्वीकृत करा लेते हैं, और जब वो स्वीकृत करा लिए तो अधिकारी भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो 2-3 मुद्दे हैं। पुकलन मशीन का मुद्दा है कि भाई पुकलन मशीन आप निकलवाओ, इस आवाज़ को हम उठाने के लिए आंदोलन करेंगे, मैं भी शांतिपूर्ण। दूसरा, जो ओवरलोडिंग हो रही है, आज भी मैं देख के आ रहा था, माइनिंग के ऑफिसर आए हुए हैं, उनके सामने से ट्रक का जो बॉडी होता है उसके ऊपर 8-7 फीट 10 फीट ऊपर जो है अलग से बॉडी लगा करके फिर उसके ऊपर छट्टी मार के फिर उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाते हैं और रेता ओवरलोडिंग करके ले जा रहे हैं। इससे तो सड़कें भी नुकसान हो रही हैं, और यदि कभी हम आमने सामने से भिड़ गए तो एक्सीडेंट की संभावना है, क्योंकि कंट्रोल गाड़ी से ख़त्म हो जाता है। मैं अगर एक गाड़ी में 4 लोगों को बैठा के रखूँगा, परमिशन 2 लोगों का है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरी गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई और एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो अगर ओवरलोडिंग गाड़ियां होंगी तो एक्सीडेंट से कोई नहीं रोक सकता है, दुर्घटनाओं से कोई नहीं रोक सकता। मुख्य बाजार से होकर गुजरती कई शहरों को गुजरती। शासन प्रशासन मिली हुई है, थोड़ा कहीं ना कहीं हम अगर इस बात को माने तो अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से, अपनी सत्ता में शामिल होकर के उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से मिले रहते हैं। तो हमें इसका भी कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग का भी विरोध करना, पर ओवरलोडिंग कहीं मुख्य टारगेट ना बनने पाए कि चलो अब रेत उत्खनन तो होगा लेकिन ओवरलोडिंग नहीं होगा, है ना, ये नहीं होने पाए। इसलिए इसको मुख्य नहीं बनाना है, मुख्य यही बनाना है बंजर होती हुई ज़मीन को हमें बचाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो मानव विकास है, मानव विकास में एक है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मानव विकास सूचकांक तैयार होता पूरे विश्व भर के देशों का। तो उसमें से हम घर बनाते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, वैसे मानव विकास की उत्पादकता, सशक्तिकरण और पीढ़ी को पानी मिलेगा, क्या उपजाऊ ज़मीनें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो जब ये ज़मीनें उपजाऊ न रह पाएंगी या इनमें पानी का स्तर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो हमारे जो बच्चे हैं जो अभी 1 एकड़ में आराम से साल भर खाते थे, 1.5 साल खाते थे, वो बच्चों को पलायन करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। मेहनत तो ज़रूर करेंगे, कुछ लोग हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और उनका पलायन करना मजबूरी हो जाएगी। पलायन करने से सामाजिक बिखराव भी पैदा होता है। पति चला गया बाहर मुंबई काम करने के लिए, गुजरात काम करने के लिए, अब उसके बच्चे यहाँ छूट गए, तो बच्चों की परवरिश और उनका शिक्षा दीक्षा कौन देखेगा? दूसरा, अकेली बची बेचारी पत्नी, बूढ़े माता पिता जी, तो अब उस पत्नी को अपना घर भी देखना है, बाहर का खेत भी देखना है, और उस अबला नारी को जो बाहर खेतों में जा रही है कौन छेड़ रहा है? अब इस तरह से जो ट्रक वगैरह चल रहे हैं, ड्राइवर क्या गाड़ी खड़ी कर दी है, वहाँ पे बैठ के मुर्गा खा रहे हैं, दूसरी जगह दारू पी रहे हैं, दारू पीने के बाद मत जाते हैं। हमारी माताओं बहनों को तो निश्चित रूप से इससे प्रभाव होता है, या छेड़ना छाड़ना इस तरह की घटनाएँ होती है। पहले भी कई घटनाएँ इस क्षेत्र में, इस नदियों के किनारे हो चुके हैं, इनसे हम लोग सब अवगत है। तो हमको इसे अकेले की ये लड़ाई नहीं है, ये क्षेत्र भर की लड़ाई है। जिस तरीके से बराच वालों ने दूसरे गांव में भी जाकर जन जागृति पैदा की है और उन दूसरे लोगों को अपना साथ मिलाया है, उसी तरह से मेरे रसपुर के साथियों और उक्सा के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप खट्टा भी जाइए, वहाँ रैली करिए, उक्सा में भी करिए, रसपुर में भी करिए, मंडोला में भी करिए। अगर वहाँ से 10-10 लोग भी आपके साथ शामिल होते चले जाते हैं तो यह आंदोलन आपका सफल होगा और आप इसमें जीतेंगे। पर लड़ेंगे तब जीतेंगे, लड़ना पड़ेगा। पर लड़ने का तरीका हमारा पूर्णतः शांतिपूर्ण है। अधिकारियों से हम बात करें तो ऐसा ना लगे कि हम अधिकारियों से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी जो कोऑपरेट करते हैं, अधिकारी के 2 पक्ष है, या तो वो कोऑपरेट करें या तो वो कोऑपरेट ना करें। तो जब वो कोऑपरेट नहीं करते तो उनका बर्ताव हिंसात्मक हो जाता है, और जब वो कोऑपरेट करते हैं तो उनका बर्ताव हमारे साथ में न्याय संगत हो जाता है। तो हमें अधिकारियों से नहीं लड़ना है, न्याय संगत तरीके से लड़ना है। और जिस तरीके से कल आप लोगों ने अपनी बात को मजबूती के साथ उठाया है, उसी तरह से उठाते रहना है। जगह जगह जाके मीटिंग करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों को कष्ट करना है, हमें शांत नहीं रहना है। बस इतनी सी बात मैं आपके साथ में कहना चाहता हूँ। जो भी मैं अधिकतम सहयोग आपके साथ में कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। इसी से